हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का जो साइंस का जो टॉपिक है वो उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग कुछ उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन में हमारे शरीर में मुख्य रूप से मुख्य अंग के रूप में हमारा किडनी काम करता है। तो उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख रूप से किडनी के ही बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो कल हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ लिए थे, उससे कुछ रिलेटेड कुछ और बातें थी जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग के बारे में। ठीक, तो चलिए फ्रेंड अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपना जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उससे एक न एक दिन हम लोग को मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग अपने उस मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, उत्सर्जन तंत्र के बारे में मुख्य रूप से हम लोग को उत्सर्जी अंग में जो उत्सर्जी अंग अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पहले मुख्य रूप से हम लोग को इसमें किडनी के ही बारे में पढ़ना होता है। ठीक, तो हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। और इस किडनी में जब यूरिन बन जाते हैं तो वो हमारे किस माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो यूरिन जो है जब किडनी में बन जाते हैं तो मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटस के द्वारा वो मूत्राशय में आते हैं, यूरिन ब्लडर में आते हैं और फिर यूरिन ब्लडर में कुछ समय ठहरने के बाद फिर वो यूथरा के माध्यम से वो शरीर से मूत्र मार्ग की यूथरा के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब हमारे उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग के रूप में काम कौन कर रहा है? किडनी। ये तो सहायकता कर रहे हैं हमारे यूरिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए। बना कौन रहा है यूरिन को? तो वो बना रहे हमारा किडनी। तो मुख्य रूप से हमारा किडनी ही उत्सर्जी अंग होता है और इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम किडनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, किडनी के बारे में, ठीक, तो यह किडनी जो है यह हमारे उदर गुहा के दोनों तरफ पाई जाती है। यानी कि हमारे उदर गुहा किसको बोलते हैं? तो हमारे कमर से ऊपर के भाग को उदर गुहा बोला जाता है। और यह हमारे उदर गुहा में 2 संख्या में होती है, यानी कि इसकी संख्या 2 होती है। और इसका आकार लगभग राजमी के बीज होता है ना, उस आकार का ये होता है। ठीक, भले ही मेरा नहीं बना होगा उस राजमे के बीज के आकार का, पर होता ही ये देखिएगा वास्तव में तो ये राजमे के बीज के आकार का दिखता है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर ये कहाँ होता है? तो ये हमारे उदर गुहा में होता है। किधर होता है फ्रेंड? उदर गुहा में होता है। और ये 2 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 संख्या में यह होता है। ठीक, और देखिए फ्रेंड, आज हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किडनी के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो किडनी के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? नेफ्रोलॉजी। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? तो नेफ्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। यानी कि किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नेफ्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किडनी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि अध्ययन को क्या बोला जाता है? अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है फ्रेंड? नेफ्रोलॉजी। तो इस बात को भी ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, इसका वजन कितना होता है? तो प्रत्येक एक का वजन लगभग 150 ग्राम का होता है। यह किडनी हमारा लगभग 150 ग्राम का होता है। यानी कि इसका वजन जो है, वजन एक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम का होता है। इस बात को भी याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए ये हमारा किडनी जो है वो जिस झिल्ली के अंदर ये रहता है उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं झिल्ली को? यानी कि इसके बाहरी झिल्ली, जो कि जिस झिल्ली से यह ढका रहता है, बाहरी झिल्ली, उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिटोनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिटोनियम। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है कि जो झिल्ली, जिस झिल्ली से वो, जैसे कि हम लोग फेफड़े में पढ़े थे कि फेफड़ा की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, उसी तरह से जो किडनी की बाहरी झिल्ली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। क्या कहते हैं फ्रेंड? पेरिटोनियम। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, किडनी का काम क्या है ये बातें हम लोग को समझना है कि कार्य इसका क्या है, आखिर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो देखिए सब जानता है कि मुख्य रूप से यह यूरिन का निर्माण करता है। अगर किडनी खराब हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में यूरिन नहीं बन पाता है और हमारे सारे शरीर में यूरिया विष के रूप में फैल जाता है। तो हमारे शरीर में किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? यूरिन का निर्माण करना। लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ और काम होता है, जैसे कि यह रक्त को छानता है, फिल्टर करता है। देखिए फ्रेंड, रक्त को प्योर करना, रक्त को शुद्ध करने के काम होता है हमारे फेफड़े का। लेकिन रक्त को छानना,
ठीक, वो काम करता है। फिल्टर का काम कौन करता है? तो हमारा किडनी करता है। इसको भी याद रखिएगा कि रक्त का छानने का काम हमारा किडनी करता है। उसके बाद यूरिन का निर्माण भी हमारा किडनी करता है। और एक और काम में हमारा किडनी करता है, तो वो क्या है कि हमारे शरीर के पीएच मान को नियंत्रण करता है। कौन? किडनी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के पीएच मान को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा किडनी। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है हमारा किडनी। उसके अलावा ये हमारे कुछ विषैले पदार्थों को भी ये नष्ट कर देता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। यानी कि हमारे किडनी बहुत कार्य करते हैं, जैसे कि मूत्र निर्माण, यूरिन निर्माण के अलावे यह रक्त को छानता भी है। उसके बाद यह हमारे शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करता है और यह हमारे शरीर में कुछ जहरीले पदार्थ को भी नष्ट करता है। तो ये हमारा किडनी का काम होता है। तो हमारा किडनी कौन कौन सा काम करता है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा कि रक्त को छानता है, छानना। उसके बाद मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण। इसके बाद याद रखिए फ्रेंड कि इसका और काम क्या होता है कि हमारे शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है, पीएच मान को नियंत्रित करता है। उसके बाद कुछ विषैले पदार्थ को यह क्या करता है कि खत्म कर देता है, विषैले पदार्थ को नष्ट कर देता है। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ये हमारा किडनी का मुख्य रूप से ये इसका काम होता है, ये इतना काम हमारा किडनी करता है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड कि हमारे शरीर में रक्त कैसे छनते हैं, कैसे यूरिन बनता है, ये आते हैं हम लोग इस फिगर में। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग किडनी के बारे में जान ले कि ऐसे किडनी ये करता है, फिर यहाँ से मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर यूथरा में आकर के इस तरह से हमारा यूरिन बाहर निकलता है। तो देखिए हम इस किडनी को बाहर निकाल करके एक सब फिगर और बना के समझाए हैं कि देखिए किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेक्स। क्या कहते हैं फ्रेंड? कार्टेक्स। यानी कि किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोला जाता है और अंदर के भाग को मेंडुला बोला जाता है। क्या फ्रेंड? कार्टेक्स जो है वो हमारे किडनी का बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है और अंदर का भाग क्या कहलाता है फ्रेंड? बोलिए बोलिए, मेंडुला। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड उसके बाद जो किडनी का जो श्रोणी होता है, यानी कि जो इसका बाहरी एरिया होता है जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं रेनल प्लेविस। क्या बोलते हैं? रेनल प्लेविस। क्या बोलते हैं? रेनल प्लेविस। यानी कि ये जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है जो कि थोड़ा चौड़ा होता है उसको हम लोग बोला जाता है रेनल प्लेविस। इसी रेनल प्लेविस से होते हुए यूरिन जो है वो हमारे मूत्रवाहिनी में आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेनल प्लेविस। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो है ये हमारा रेनल धमनी है। क्या है फ्रेंड? रेनल धमनी, जहां से ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है, यूरिन, ऑक्सीजन भी है उसमें और यूरिन भी है, वो रक्त जो है वो हमारे किडनी में आ रहा है और यहाँ से वो रक्त ऑक्सीजन इसका उपयोग करने के बाद यहाँ से यूरिन को निकालने के बाद जो शुद्ध रक्त बच जाते हैं उसको यहाँ पे फिर क्या करते हैं फ्रेंड? रेनल CO2। देखिए यहाँ से CO2 रेनल सीरा में आता है, सीरा यहाँ पर होता है रेनल सीरा, और इसमें जो है यहाँ से O2 और यहाँ में यूरिया युक्त यहाँ पर आते हैं क्या? ब्लड, और यहाँ से ऑक्सीजन किडनी का उपयोग कर लेता है और यहाँ से यूरिया को छान लेता है। फिर कम यूरिया और ज्यादा CO2 के साथ हमारा रेनल सीरा के द्वारा रक्त फिर हमारे फेफड़े तक जाता है। यानी कि ये रेनल धमनी होती है और ये रेनल सीरा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि किसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी, रेनल धमनी में होगा कि रेनल सीरा में? तो रेनल धमनी में यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों होगी? कि देखिए रेनल धमनी जो है हमारे लीवर से होते हुए आ रही है, तो लीवर जो है यूरिया का निर्माण करके और ब्लड के साथ मिला दिया है, तो अधिक मात्रा में यूरिया मिल करके आ रही है और यहाँ से यूरिया हमारा किडनी जो है वो यूरिया को ब्लड से छान दे रहा है और छानने के बाद फिर वो बचे हुए रक्त को वो रेनल सीरा से बाहर निकाल दे रहा है, तो रेनल सीरा में क्या हो जाएगा? यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड ये तो था हमारा किडनी। अब हम लोग देखते हैं कि किडनी के जो इकाई होता है, क्या फ्रेंड? किडनी का जो इकाई होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? किडनी का जो इकाई होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। ठीक, तो इसी नेफ्रॉन के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किडनी का जो इकाई होता है जो बीच में इसमें भरा रहता है वो नेफ्रॉन होता है, जो कि 10 से एक किडनी में लगभग 8 से 9 लाख 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं।
एक किडनी में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक। और उसी नेफ्रॉन के बारे में पढ़े तो देखिए नेफ्रॉन तो इसमें करोड़ों की संख्या में हो, सॉरी लगभग 8 9 10 लाख की संख्या में इसमें नेफ्रॉन होता है। और उस नेफ्रॉन को हम बाहर निकाल के एक फिगर में आप लोग को समझाए हैं कि एक नेफ्रॉन में कैसे कैसे क्या रहता है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो नेफ्रॉन है, यह नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में 8 से 9 लाख तक के बीच में होता है एक किडनी में, ठीक। तो देखिए फ्रेंड, इस नेफ्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो उसका एक होता है उसका बाहरी एरिया जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं फ्रेंड? ग्लोमेरुलस, ठीक। यानी कि ये जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद आगे आते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना इस आकार का, ये होता है वुमेन संपुट। क्या होता है दोस्तों? वुमेन संपुट। इसको हम लोग कहते हैं वुमेन संपुट, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद समीप कुंडलित नालिका आती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब आता है, उसके बाद आते हैं हेनली लूप, उसके आगे बढ़ते हैं तो दूरस्थ कुंडली नालिका आती है, फिर संग्राहक नालिका आ जाती है। तो इस तरह से हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसकी ये संरचना होती है। एक नेफ्रॉन ऐसा होता है और ऐसे ही इसमें लाखों नेफ्रॉन भरे हुए हैं, ठीक। और यही नेफ्रॉन जो है वही हमारे रक्त से यूरिन को अलग करते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये अगर ये नष्ट हो जाएंगे, नेफ्रॉन नष्ट हो जाएंगे हमारे किडनी में से, तो ये किडनी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग किडनी को, नेफ्रॉन को जो है वो किडनी का इकाई बोला जाता है, ठीक। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही ब्लड हमारे किडनी में प्रवेश करता है तो वो आता है हमारे ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में आता है तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, उस रक्त को निस्पंदन करके उसके कणों को छान लेता है। क्या करता है ग्लोमेरुलस के कुछ उसके जो बड़े बड़े कण होते हैं हमारे रक्त में यूरिन के, उसको क्या करता है, सॉरी हमारे रक्त के जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको ग्लोमेरुलस क्या करता है, छान लेता है, ठीक। छान लेता है और छानने के बाद जो बच जाते हैं उसको वो पुनः वुमेन संपुट में भेज देता है। क्या करता है दोस्त, यहाँ पे जैसे ही रक्त आते हैं तो रक्त में से ये क्या करता है, रक्त को वो छान लेता है, ग्लोमेरुलस निस्पंदन कर देता है। क्या करता है, यानी कि रक्त का निस्पंदन कर देता है। निस्पंदन करके क्या करता है, कणों को छान लेता है, रक्त के कणों को छान लेता है, रक्त के कणों को छान लेता है, रक्त के कणों को छान लेता है, ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा ये ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो बच जाते हैं, जब रक्त को छान लेता है रक्त के कणों को, तो जो बच जाते हैं अवशिष्ट उसको वो पुनः वुमेन संपुट में क्या करता है, वुमेन संपुट में भेजता है। तो फिर ये वुमेन संपुट में क्या होता है कि यह पुनः रक्त को अवशोषण करता है, पुनः रक्त का अवशोषण करता है। क्या करता है फ्रेंड, यह पुनः रक्त का अवशोषण करता है। कहने का मतलब है कि जो रक्त, जैसे ही वो ग्लोमेरुलस जो है वो रक्त को छान करके जो बच गया रक्त जो बच जाता है उसको वो वुमेन संपुट में भेजता है। और वुमेन संपुट क्या करता है कि उसमें जो थोड़ा बहुत यूरिन में जो थोड़ा बहुत रक्त बचे रहते हैं उसको वो पुनः अवशोषण कर लेता है, एक ठोप भी वो बाहर नहीं जाने देता है, पुनः वो उसको वुमेन संपुट पुनः अवशोषण कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का निस्पंदन कहाँ पे होता है, तो हमारे ग्लोमेरुलस में, और रक्त का पुनः अवशोषण कहाँ पे होता है, तो हमारे वुमेन संपुट में। उसके बाद यहीं पर वुमेन संपुट जो है वो अपोहन के द्वारा, यानी कि डायलिसिस के द्वारा, अपोहन द्वारा रक्त से पूरी तरह से यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है। याद रखिएगा फ्रेंड, यानी कि हमारे शरीर में जो डायलिसिस होता है वो कौन करता है, यही वुमेन संपुट करता है, ठीक। और जो हम लोग का कृत्रिम रूप से डायलिसिस होता है तो वही होता है कि ये जो वुमेन संपुट कार्य करता है वो हम लोग को कृत्रिम रूप से इससे कराना पड़ता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पुनः जो रक्त का अवशोषण है वो हमारे वुमेन संपुट में होता है, और अपोहन के द्वारा वुमेन संपुट में ही रक्त जो है वो पूरी तरह से यूरिया से अलग हो जाता है। और वुमेन संपुट के बाद जो यूरिया आगे चलेगी, जो यूरिन आगे चलेगा, उसमें रक्त के कण नहीं रहेंगे, ठीक। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत जल रहते हैं जो आगे चल करके कुछ अवशोषित हो जाते हैं और कुछ हमारे यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। तो अब मेनली काम हम लोग को ग्लोमेरुलस और उसके बाद वुमेन संपुट का काम होता है, क्योंकि जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो रक्त को क्या करता है, निस्पंदन कर देता है और रक्त के कणों को छान लेता है और बचे हुए यूरिया को वो पुनः वुमेन संपुट में भेजता है। तो वुमेन संपुट क्या करता है, वो पुनः उसमें जो रक्त के थोड़े बहुत कण होते हैं उसको पुनः अवशोषण कर लेता है और उसके बाद रक्त से पूरी तरह से यूरिया को अलग कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपोहन डायलिसिस के द्वारा,
ठीक, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना। उसके बाद हमारा यूरिन जो है वो समीप कुंडलित नालिका होते हुए, हेनरी लूप होते हुए ये हमारे दूरस्थ कुंडलित नालिका के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये करता है हमारा किडनी, इतने सारे कामों को हमारा नेफ्रॉन करता है। ठीक, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इतना काम कर देने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद हमारा जो है यूरिन का निर्माण हो जाता है। फिर अब हम लोग यूरिन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड, यूरिन के बारे में, मूत्र के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, मूत्र जो है इसमें लगभग 95% कहिए तो इसमें जल होते हैं। ठीक, और लगभग 2 से 3% जो है केवल इसमें यूरिया होता है। जल की ही मात्रा इसमें अधिक होती है और यूरिया की मात्रा लगभग इससे कम होती है। ठीक, अगर इसका पीएच मान बोले तो मूत्र जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसका 4.8 पीएच होता है, यानी कि ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और जो हमारा यूरिन जो है वो हमारा पीला किसके रंग के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। यानी कि यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है फ्रेंड, यूरोक्रोम के कारण। जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है फ्रेंड, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड, यूरोक्रोम के कारण। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि 95% लगभग जल होते हैं, 2 से 3% यूरिया होता है। इसका पीएच मान 4.8 होता है, यानी कि हमारा यूरिन जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और इसका पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण फ्रेंड, यूरोक्रोम के कारण। तो ये था हमारा यूरिन से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए फ्रेंड, हमारे शरीर में आखिर हमारा जो यूरेथ्रा, जो ब्लडर है, यूरिन ब्लडर, वो कितने यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड, महिलाओं में लगभग 500 ml जो है वो यूरिन क्या कहलाता है, ब्लडर में स्टोर रह पाते हैं। और पुरुषों में 800 ml। कितने फ्रेंड, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें मेल में जो है 800 ml यूरिन ये स्टोर कर पाता है, और फीमेल में जो है वो 500 ml स्टोर कर पाता है ये यूरिन को। ठीक, और इसमें जब 200 ml हमारे यूरिन, देखिए जब इसमें 200 ml जब यूरिन एकत्रित हो जाता है हमारे क्या कहलाता है, ब्लडर में, तब हम लोग को अनुभव होने लगता है कि हम लोग को इसको बाहर निकालना है, यानी कि हमको यूरिन पास करना है। तो 200 ml जब इसमें हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारा यूरिन बन गया, मूत्रवाहिनी यूरेथ्रा के द्वारा वो हमारे यूरिन ब्लडर में आकर के एकत्रित हो जाता है। और यह लगभग यूरिन ब्लडर का एक कैपेसिटी होता है पुरुषों में कि 800 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है, और महिलाओं में 500 ml तक यूरिन को स्टोर कर पाता है। और जब हमारे यूरिन ब्लडर में 200 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब हमको अनुभव होता है कि हम लोग यूरिन को पास कर दें। ठीक, तो ये बात को आप लोग ध्यान देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को पास कर देते हैं। तो इस बात को आप लोग को ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र, और ये थे हमारे नेफ्रॉन के कार्य, और ये हमारा था किडनी। ठीक, तो आई होप फ्रेंड कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए फ्रेंड, कभी कभार क्या होता है, किडनी में रोग हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारे किडनी में जो है कभी कभार पथली हो जाता है। ठीक, यानी कि उसमें जो है ऑक्जेलेट जो है क्या करता है कि ऑक्जेलेट के कण इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो स्टोन हो गया है। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कभी कभार किडनी देखते होंगे किसी का खराब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसमें जो है नेफ्रॉन नष्ट हो जाते हैं। और जब नेफ्रॉन ही नष्ट हो जाते हैं तो किडनी रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तो नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन ही किडनी की इकाई होती है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है कि अपने शरीर की सुरक्षित रखिएगा, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना, मतलब सब कुछ अपने शरीर के, कि जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो सब कुछ सही रहता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं दोस्तों तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो अपना ख्याल भी रखिएगा पढ़ाई के साथ साथ। तो ये था हमारा पूरा किडनी के बारे में समझ लेना है कि ये हमारा किडनी हो गया। किडनी से जब यूरिन बन जाते हैं तो वो हमारे यूरेथ्रा के द्वारा हमारे यूरिन ब्लडर में आते हैं, फिर यूरेटस के द्वारा हमारे यूरिन ब्लडर में आते हैं, फिर यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के भाग को मेंडुला कहते हैं। देखिए फ्रेंड, एक और बात हम लोग को समझ लेना है कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, इसमें हमारे नेफ्रॉन के कौन कौन से एरिया इस कॉर्टेक्स में रहते हैं। तो हमारा जो बुमेन संपुट है, क्या फ्रेंड, बुमेन संपुट, बुमेन संपुट, उसके अलावा पीसीटी और डीसीटी, ये जो तीनों अंग है, ये हमारे जो तीनों, जो देखिए यहाँ पे है बुमेन संपुट, पीसीटी
उसके बाद डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडल तंत्रिका, ये तीनों जो हमारे नेफ्रॉन का ये तीनों भाग है वो हमारे कॉर्टेक्स में आ जाते हैं, यानी कि हमारे किडनी का जो बाहरी एरिया है उसमें ये फैले रहते हैं। और जो बच जाते हैं जैसे संग्राहक नालिका हो गया, हेनली लूप हो गया, ये सब जो है वो हमारे मेंडुला के अंदर आ जाते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि कॉर्टेक्स के अंदर हमारे नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग आ जाते हैं, तो वो आता है बुमेन संपुट, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों जो है वो हमारे कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। और जो संग्राहक नालिका होती है, हेनली लूप होते हैं, ये हमारे मेंडुला के अंतर्गत आ जाते हैं। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रेनल प्लेविस होता है, जो कहलाता है कि यह किडनी का द्वार होता है, ठीक, जहां से जो किडनी से जो यूरिन बन जाते हैं वो फिर मूत्र वाहिनी में आते हैं। तो यहाँ पे यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, यूरिया की मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही किडनी से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे किडनी में जब यूरिन बन जाता है तो यूरिन में यूरिया की मात्रा रहेगी ही ज्यादा, तो इसी रेनल प्लेविस के द्वारा वो मूत्र वाहिनी में आती है, तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया की मात्रा हमारे किडनी के किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, तो रेनल प्लेविस में, ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये था हमारा किडनी से रिलेटेड सारी बातें। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी जिस झिल्ली में जिस झिल्ली से वो ढकी रहती है उसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक, इस बात को सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो भी अपने विचार को रखिएगा। और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, फिर ठीक फ्रेंड। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई में अपने लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।